क्लास ले लेता हूं, तुम परेशान हो जाओगे हैं? तुम बेचारे परेशान होगे, कहां जाते हैं? लाइट आ गई है, चलो लाइट आ गई है सर, आज छुट्टी रखते तो अच्छा होता, आज मौसम प्यारा है, नींद आ रही है, हैं? हाँ, क्या नींद? केक किसके लिए? केक खाना है? अरे जिस बैच का फेयरवेल था वो लाएंगे केक, तुम लाओगे? किसी बैच का हो ना फेयरवेल, क्या इतना टेंशन ना लो, केक खाने को मिलेगा, बैठ जाओ। हैं? क्या करें? आज पढ़ाया नहीं? टॉपिक कहां था, पहले पढ़ो 1 घंटा। आर्टिकल 82 मतलब क्या था? 82 में परसिमन। आर्टिकल 82 देखो समझो, जो लोकसभा की सीट है ना, जो लोकसभा की सीटें जनसंख्या पर आधारित हैं। लोकसभा की सीटें किस पर आधारित हैं? और यहां ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनसंख्या की गणना के बाद, यानी प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन होगा। क्या होगा? क्या होगा? यानी परिसीमन, यानी सीटें जो है ना वो परिसीमित होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो अभी सीटों की संख्या है, तो सीटों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो जनसंख्या पर जब सीटों की संख्या आधारित होती है तो क्या होगा, अगर मान लो सीटें जो हैं, जनसंख्या मान लो कम होगी या बढ़ेगी, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हर बार जनगणना होगी। क्या होगी? और हर बार जनगणना होगी तो जनगणना के बाद जो सीटों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। सर मैं आ रहा हूं था केजीएस ऑफिस में, कॉपी लेके बीच रास्ते में घर गया, लौट गया घर। हमारे साइड ठंड है आज, तो बारिश वजह से नींद आ रही है। अब एक गधो, तब भी मैं आपकी क्लास तो ले रहा हूं। अब बताओ, बोलो बेटा, यही तो है, वो एक लाइन है ना, मिल जाएंगे बहुत तुम्हें मिल जाएंगे बहुत तुम्हें, या मिल जाएंगे बहुत हमें तुम्हारे जैसे चाहने वाले। मिल जाएंगे बहुत तुम्हें या बहुत हमें तुम्हारे जैसे, लेकिन क्या, पूरा करो स्टेटमेंट को। मिल जाएंगे तुम्हें बहुत हमारे जैसे चाहने वाले, और तुम्हें हमारे जैसे चाहने वाले, लेकिन तुम्हें चाहने के लिए हमारे जैसी आंखें कहां से लाएंगे? आया ना? चलो भाई, तो लोकसभा की जनसंख्या का परिसीमन जनगणना की सीटों के आधार पे होता है। अब क्या होता है देखो, तो अनुच्छेद 170 में और अनुच्छेद 82 में ना, आर्टिकल 170 में और आर्टिकल 82 में ये परिसीमन के बारे में लिखा हुआ है। 170 में लिखा है, 172 में लिखा है। 170 में लिखा है बेसिकली कि जो विधानसभा है ना, विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा, और 82 में लिखा है कि लोकसभा की सीटों का परिसीमन होगा हर जनगणना के बाद। तो अब जनगणना के बाद परिसीमन होगा, तो लोकसभा की सीटों की संख्या हर जनगणना के बाद चेंज होगी। जनगणना 10 साल में होती है, तो क्या है, हमारे कंट्री में एक परिसीमन आयोग का प्रावधान है, और ये लिखा है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? और वो परिसीमन आयोग क्या करेगा,
वो सीटों का परिसीमन करेगा। तो ये सीटों का परिसीमन करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे कंट्री में 1951 में जनगणना हुई, तो 1951 जनगणना के बाद 1952 में ये परिसीमन हुआ, और इसके लिए 1952 में ही परिसीमन आयोग का गठन हुआ। इसके बाद जनगणना की जनसंख्या हुई 1961 में, तो 1962 में आयोग बना, और इसका 63 में परिसीमन आयोग बना, और परिसीमन हुआ, आयोग इसके बाद बनता है। ऐसी हमारे कंट्री में देखोगे तो 1970 जनगणना हुई, 69 के बाद 72 में परिसीमन की बात आई, और परिसीमन आयोग बना 1973 में। इसके बाद सन 2001 में जनगणना हुई, और एक जनगणना के बाद 2001 में ही इसका वो हुआ, यानी आप ये कह सकते हो परिसीमन आयोग का 2002 में 2002 और ये भी आयोग बना 2002 में। देखो सुनो, 2002 में बना, सुनो कहानी क्या है, यहां से सुनना ध्यान से। एक्चुअली क्या है कि हर जनगणना के बाद जब जनगणना होगी तो 1951 में लोकसभा की सीटों की संख्या जो भी निश्चित थी, जनगणना हुई 1951 में, तो 1952 में क्या हुआ, परिसीमन किया गया, और 52 में कमीशन बना, डन। उसके बाद 1961 में जनगणना हुई, तो 62 में परिसीमन किया गया, और 63 में आयोग बना, यानी ये वर्ष है जनगणना का ईयर कहते हैं इसे, और ये वर्ष है परिसीमन का, और यह है परिसीमन आयोग का। किसका वर्ष है, आयोग का। अब देखो 1971 की जनगणना हुई 1971 की, 1972 में परिसीमन हुआ, और 73 में आयोग बना। अब क्या हुआ कि हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ रही थी। भाई जनसंख्या देश की हर 10 साल बाद बढ़ती है। जब देश में जनसंख्या की सीटों की संख्या बढ़ रही थी तो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में। अब इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कहा, 1971 में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या समान थी। तमिलनाडु की जनसंख्या और बिहार की जनसंख्या लगभग समान थी, 4 करोड़ 21 लाख, 4 करोड़ 20 लाख। तो क्या किया गया, तमिलनाडु की सीटों की संख्या 1971 में 39 थी, और बिहार की 40 थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि जनसंख्या ऐसे बढ़ेगी तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, तो कहां तक सीटें जाएंगी, और लोग जनसंख्या ज्यादा पैदा करेंगे। इंदिरा गांधी ने यह कह दिया कि देखो 1971 में इंदिरा गांधी ने यह कह दिया, 1971 में इंदिरा गांधी ने यह कह दिया कि अब लोकसभा की सीटों की संख्या 2001 तक की जनगणना होगी, इस तक क्या रहेगी, निश्चित रहेंगी। तो 1971 में इसने क्या कर दिया, इसे फ्रीज कर दिया, फिक्स कर दिया। का 71 के बाद 81 में 91 में जो जनगणना होगी उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। आया समझ? इंदिरा गांधी ने 1971 की जनसंख्या के आधार पे और 2001 तक ये सीटों की संख्या फ्रीज कर दी। क्या कर दी, फ्रीज का मतलब होता है जमा दी, फ्रीज कर दी, अब नहीं बढ़ेगी, काम खत्म कर दिया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी के समय जनगणना हुई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कह दिया कि भैया अब सीटों की संख्या बढ़नी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया कि नहीं, लोकसभा की सीटों की संख्या 84 में अमेंडमेंट किया, और 84 में अमेंडमेंट से कह दिया 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या इसी 1971 गणना पे रहेगी। डन। यानी 2001 में परिसीमन तो हुआ लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, और यह कह दिया कि 1971 की जनगणना जो हुई है इसी पर रहेगी 2026 तक। अब क्या चल रहा है, 2000, अब कौन आ गए, तुम यहां तक कॉन्सेप्ट समझे नहीं समझे, आया समझ? अब कौन आ गए, अब मोदी जी से कहा गया कि परिसीमन करो, भाई 26 आने वाली है। तो मोदी जी ने क्या किया, सबसे पहले मोदी जी को पता है कि लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ानी है, तो मोदी ने सबसे पहले नया संसद बनवाया, क्योंकि पुरानी लोकसभा में ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, और अब कम से कम लोकसभा में बैठेंगे 850 सदस्य, तो लोकसभा को उन्होंने बड़ा संसद बनवाया। अब 2026 में सरकार परिसीमन का बिल लेकर आई, लास्ट मंथ की बात है। अब बिल लेकर आई लेकिन बिल पारित नहीं हुआ। अगर ये बिल पारित हो जाता तो सरकार ने यह कहा था हम 2001 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर, 2011 माना, 2011 की जनगणना के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, सीटों की संख्या को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या,
परिसीमन हो नहीं पाया हमारे कंट्री में। और सरकार ने ये कहा कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया है हमने, ये महिलाओं को आरक्षण तब मिलेगा जो महिलाओं को लोकसभा की सीटों में 1/3 का आरक्षण दिया है, ये आरक्षण तब लागू होगा, महिला आरक्षण, जब परिसीमन होगा। क्या होगा? ना परिसीमन होगा और ना महिला आरक्षण क्या होगा? लागू होगा। ये परिसीमन होगा तो महिला आरक्षण होगा, अगर परिसीमन नहीं होगा तो महिला आरक्षण नहीं होगा। यही लोकसभा की सीटों की संख्या अगर बढ़ के 800 हो गई तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा, अगर नहीं हुई तो आरक्षण नहीं मिलेगा। इस चक्कर में महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों क्या हो गया? रुक गया। अब समझ बात आई या नहीं आई? आई समझ बात नहीं आई? तो लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर अभी तक निश्चित है। अब यहां मेंस में सवाल आता है कि सर परिसीमन होने में समस्या क्या है और परिसीमन होने में लाभ क्या है? परिसीमन होने का लाभ तो यह देखो, आज बिहार में करीब 32 लाख और अब देखोगे तो करीब 40 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद है, जबकि होना चाहिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद। ये तो गलत है भाई। जनसंख्या और नेता का अनुपात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ भाई, एक नेता कितने लोगों का भला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि हमारे कंट्री में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या का जो वृद्धि हुई है वो बहुत सिमिटर नहीं हुई। उत्तर भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, एकदम दिन दूनी रात चौगनी हो गई है। हाँ या ना? दिन दूनी रात चौगनी। जैसे मान के चलो बिहार की जनसंख्या उस समय 4,21,00,000 थी और आज बिहार की जनसंख्या लगभग कितने करोड़ है? 14 करोड़ है। और साउथ इंडिया की जनसंख्या वो जो बढ़ी है, केरल वही जनसंख्या तो ऐसे करे कम बढ़ी है, ऐसे बढ़ी है। तो तमिलनाडु जनसंख्या भी कम बढ़ी है, 8-9 करोड़ हुई है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी तो क्या होगा? उत्तर भारत की सीटों की जनसंख्या सीटें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। भाई बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें? अगर परिसीमन होगा तो कम से कम बिहार में लोकसभा की सीटें 80 होंगी। होने को 100 होनी चाहिए मिनिमम, पर 80 कम से कम होंगी। तो अब उत्तर भारत में यूपी की जनसंख्या की सीटें बढ़ेंगी, बिहार बढ़ेगा, राजस्थान बढ़ेगा, मध्य प्रदेश बढ़ेगा, गुजरात बढ़ेगा, इनकी जनसंख्या बढ़ी है। उत्तर भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, दक्षिण भारत की जनसंख्या, इंदिरा गांधी ने कहा था मत बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाने से नुकसान होता है, इन्होंने बात मान ली। अब मैं ये नहीं समझ पाया मेरे प्यारे लाडलो, वैसे मैं इस बात का भरपूर समर्थन करता हूं कि जनसंख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा देश एक लोकतंत्र है। क्या है? जोर से बोलो। और लोकतंत्र में जिसकी जनसंख्या उसी का नेता होता है। हाँ या ना? ये वाली बात साउथ इंडिया वालों को इंदिरा गांधी ने नहीं समझाई थी। वो कुछ इकोनॉमिक्स को समझ लिए होंगे, वो कहते हैं जनसंख्या कम करो, तो जनसंख्या कम तो कर दी। अब क्या होगा? देखो, ये भी तो नहीं हो सकता, पेच कहां फंस रहा है, ये तो नहीं हो सकता कि तुम कहो कि बिहार में भाई एक घर में 5 आदमी है और साउथ इंडिया में 1 आदमी है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि बिहार में आप 30 लाख पर एक सांसद करोगे, 40 लाख पर एक सांसद करोगे और यहां साउथ इंडिया में 10 लाख पर एक सांसद करोगे। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता। इंसान की वैल्यू कैसी है? बराबर है। कैसी है? अगर इंसान की वैल्यू देखो, चाहे साउथ इंडिया का आदमी हो चाहे नॉर्थ इंडिया का आदमी हो, आदमी की वैल्यू एक ही चीज में तो बराबर है, वोट डालने में। बोलो हाँ। अब क्या हो रहा है? इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इनकी जनसंख्या कम रह गई है। अब लोकसभा की सीटें मान लो 8 से हुई तो 500 तो यही हो जाएंगी और सरकार बनाने को 400 ही चाहिए, तो जीवन भर सरकार बीजेपी की रहेगी। हाँ है ना भाई? बिहार में सरकार किसकी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड किसकी? बंगाल, असम, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में तो होने वाली है। तो अब समझो, इसका मतलब यह है कि साउथ इंडिया के राज्यों का क्या होगा? और जब सरकार ही बिना उनके बन जाएगी तो तमिलनाडु, केरल, ये सब क्या करेंगे? इनका वैल्यू क्या रहा हमारे देश में? वैल्यू 0 रह गया। अब ऐसा भी नहीं कह सकते, पेच ये फंस रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई तमिलनाडु का, केरल का, बिहार का 10 आदमी
बराबर केरल का 2 आदमी, ऐसे कैसे हो सकता है? अब यहां सरकार गई है फंस, बट परसीमन का पेच फंस गया। साउथ इंडिया वाले कह रहे हैं कि अभी मत करो परसीमन 10 साल। तो उसे समझाया, तमिलनाडु का पहला मुख्यमंत्री था स्टॉलिन, उसने कहा 10 साल रुक जाओ। तो उसे किसी समझाया, 10 साल में क्या कर लेगा? उसे दिन रात जनसंख्या बढ़ाएंगे। अबे दिन रात जनसंख्या अभी बढ़ेगी तो 10 साल के बाद 10 साल के बच्चे होंगे। यहां तो 21 साल चाहिए, 18 साल चाहिए। तो अब यह है कि अब सुनो, अब सरकार चाहती है, सुनो, अगर सरकार इसे नहीं परसीमन करेगी तो अगर 26 से फिर 20 साल टाले तो कब हो गया? तो 46 से परसीमन होगा तो 46 तक तो बिहार की जनसंख्या हो जाएगी 40 करोड़। हाँ है ना, बोलो। और तमिलनाडु की जनसंख्या आज है 7-8 करोड़, तो कहा 40 करोड़ कैसे बढ़ा लेगा तमिलनाडु? कैसे बढ़ा लेगा इतनी जनसंख्या? यह टैलेंट तो केवल यूपी बिहार के लोगों में। तो अब यह नहीं हो सकता। अब सोच के देखो, प्रॉब्लम यह है, अब बताओ परसीमन कैसे होगा? यहां सरकार परेशान है। सरकार के पास एक हथियार है, महिला। सरकार ने महिलाओं का यूज करके कहा, देखो अगर तुम नहीं बढ़ाओगे सीटें तो महिलाओं को नहीं मिलेंगी। महिलाओं को समझ नहीं आई वो क्या रहा है। सरकार ने कहा कि देखो सीटें बढ़ेंगी तुम्हें मिलेंगी, नहीं बढ़ेंगी तो नहीं मिलेंगी। इस आधार पे परसीमन जो है ये अभी रुक गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि रुका रहा तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिहार में 40 लाख पे एक सांसद हो, 32 लाख पे एक सांसद हो, ये तो गलत बात है। और मोदी जी ने नया संसद बनवाया, वो किसके लिए बनवाया? बोलो भाई, मोदी जी का नया संसद बनवाया लोगों को बिठाने के लिए। और मोदी जी तो ये चाहते थे अगर परसीमन होगा तो जितनी सीटें बढ़ेंगी उनमें दोबारा चुनाव होगा। तो अब की बार 500 पार, हाँ या ना? तो अब की बार 500 पार अब कैसे होगा? अब देखो ये बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप इसको समझ नहीं रहे हो। अगर सीटें नहीं बढ़ी तो नेता कहां से आएंगे? मतलब बेसिकली, पर वो कैसे होगा? अगर सीटें बढ़ी तो साउथ इंडिया वाले एडजस्ट कैसे होंगे? अब इसी मामले को लेकर विपक्ष में अब क्या हुआ, मोदी जी के पास एक प्रॉब्लम है, इसको पारित करने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए और मोदी जी के पास 2/3 का बहुमत नहीं है। इस चक्कर में मोदी जी से पारित कर नहीं पाए। ये बड़ी गलती हुई इस बार लोकसभा के चुनाव में, तुमने मोदी जी को पूरा वोट नहीं दिया। अगर मिल जाता तो मोदी जी क्या करते? धुआं धुआं कर देते। अब दिक्कत यह है कि अब साउथ इंडिया वाले क्या करेंगे? वो जनसंख्या बढ़ाने में लगे तेजी से। अब जनसंख्या देश की बढ़ेगी तो फिर जनसंख्या बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा? मामला खराब। तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो हमेशा कहता हूं लोकतंत्र में जिसकी जनसंख्या, इसीलिए कम से कम एक आदमी के पास हम दो हमारे दो होने चाहिए। अब तुम, अरे गधो, अब तुम ये कहो, देखो सुनो, अब प्रॉब्लम ये है, चलो मान लिया तुम कह रहे हो हम जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, तो जनसंख्या जिनकी बढ़ेगी उनका नेता बनेगा। ये जो सेम हुआ है ना अभी उत्तर भारत दक्षिण भारत में, ये सेम हर समुदाय और जाति में और धर्म में होगा। अगर ऐसा हो गया, एक की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, एक की जनसंख्या यहां रह गई, तो लोकतंत्र में तो इसका नेता बनेगा ना। इसको कौन पूछ रहा है? ये बिल्कुल तमिलनाडु की तरह देखेंगे। अब जनसंख्या बढ़ाना, अर्थशास्त्री कहते नहीं जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि जनसंख्या लाभांश नहीं मिल रहा है इंडिया के अंदर, और जनसंख्या ज्यादा लोग खाएंगे क्या? भुखमरी पैदा हो रही है। अब प्रॉब्लम ये फंस गई, होगा क्या? ये बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अब ये समझ में नहीं आ रहा, सरकार, अमित शाह जी ने बिल बनाया, सरकार ने विधेयक बनाया, पता नहीं क्या क्या घुमाया, पता नहीं क्या क्या घुमाया, जनता समझ ही नहीं पाई, फिर भी पता है पारित नहीं हो पाया विधेयक। और मुझे अच्छे से पता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी के पास। मैं इसको खुद देख रहा हूं कि बीजेपी से सॉल्व कैसे करेगी। यही सबसे बड़ी समस्या है, 370 नहीं है, यही है असली पेच, यही है। इससे बड़ा कोई पेच ही नहीं है। ये अगर सॉल्व कर दिया ना सरकार ने, फिर मान लो तुम सरकार में दम है। अदरवाइज अगर मोदी से 46 तक बोल गए तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन लिखनी है कि हमसे नहीं हो रहा, 46 में देखेंगे, जाओ। है नहीं नहीं, जनसंख्या बिहार की नहीं, 46 में देखेंगे तो फिर गलती होगी कि नेताओं की जनसंख्या कम पड़ जाएगी, और नेता इतने कम पड़ जाएंगे देश चलेगा कैसे? आया ना? तो इसीलिए क्या है, देखो सुनो, तुम बेटा चीजों को समझते नहीं हो, पॉलिटिक्स कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। जेनजीज देखो,
अभी देश में इतना उबाल क्यों मच रहा है? हर यूट्यूबर चाहता है मैं नेता बन जाऊं, हर मास्टर चाहता है मैं नेता बन जाऊं। वो पढ़ा रहा है A+B+C का होल स्क्वायर, कहेगा मैं नेता बनूंगा। हर आदमी चाहता है मैं नेता बनूंगा। मैंने अभी अपने एक छोटा सा मैंने एक वो शुरू किया है, बात वार्तालाप। उस वार्तालाप में मैंने एक दो लोगों को बुलाया, एक दो छात्र नेताओं को भी बुलाया। मैंने उनसे पूछा कि बताइए राजनीति क्या है, संविधान क्या है। एक तो लिटरली पता है खड़ा होके भाग गया, सर इतना नहीं आता मुझे, मैं सिर्फ बोल सकता हूं। मैं गधे के बच्चे, तो दिक्कत ये है सिर्फ ज्ञान। 2 बार संविधान को मैंने बोला, संविधान जानते हो कि संविधान का नाम, संविधान खराब हो रहा है, ये संविधान बताओ। 2-3 सवाल पूछे मैंने, क्या है, जैसे प्रसिमन पूछ लो, टेक्निकलिटी क्या है, संप्रभुता क्या होती है, ये सब नहीं पता। देश खराब है बस। लिटरली पीपल वांट टू बी लीडर। लोग चाहते हैं संविधान बिना पढ़े नेता बन जाए। अरे गधो, संविधान तुम्हें आता नहीं है, हवाबाजी तुम करते हो। कह रहे बताना जरा बेटा 4 आर्टिकल सुनाना, संघवाद क्या है, ये सब नहीं पता। दैट द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अब क्या हर आदमी नेता बनना चाहता है? अगर मान लो संसद की जनसंख्या, अगर इन्होंने सीटें नहीं बढ़ाई, तो जो हर आदमी नेता बनना चाहता है, देखो आज हमारे देश में कितना विरोध है। नेता बनना चाहते हैं लोग, सरकार का विरोध कर रहे हैं, हर आदमी सरकार का विरोध कर रहा है। लोग कह रहे हैं धुआं ये वो, पैसा दे के सरकार का विरोध कर देते हैं लोग। कहते हमसे पैसे लो और हमें बोलने दो, हमारी बातें दिखाओ, हम नेता बनेंगे, हम जेनजीज के नेता बनेंगे। अगर सरकार ने जनसंख्या सीटें बढ़ा दी तो ऐसे लोगों को नेता बनने का मौका मिल जाएगा, देश में आक्रोश कम हो जाएगा। आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 543 सीटें तो कैसे बनेंगे एमपी? यही सीटें अगर 800 हो जाएंगी तो बिहार में देखो विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, बिहार में एमपी सीटें बढ़ जाएंगी, तो युवाओं को मौका मिलेगा राजनीति बनाने का। और ऐसे लोग जो सेफ्टी बॉल्व हो गया ना, ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ उबाल मार रहे हैं, उन्हें तुम एक बार देखो। ये तो पुराना, प्यारे बच्चों, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? अंग्रेजों के समय का एक कहावत है, ये बहुत पहली भी कहावत है कि जो आपका विरोध करे ना, उसको अपना दोस्त बना लो। जो आज सरकार का विरोध करे उसे तुम क्या बना दो? उसे कहो नहीं तुम राज्यसभा के हमारे विशेष सांसद रहोगे, अब जाओ। उसके बाद विरोध खत्म। कोई सुनो, कोई भी आदमी सरकार का विरोध करे, मैं हूं, कोई दूसरा हो, टीचर हो, कुछ हो, तुम उसे कह दो आज से आप राज्यसभा के सांसद। क्या इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है? एनीबडी। आप राजनीति समझते, राजनीति में जितना लोग जानते थे हम किताब पढ़ के बैठे। सुनो, तो होता क्या है, अगर सीटें नहीं बढ़ी तो देश में क्या होगा? इस प्रकार की चीजें होती रहेंगी। अब प्रॉब्लम यह सरकार से सॉल्व कैसे करेगी? सरकार सीटें बढ़ाएगी या सरकार जो है परसीमन करेगी? सरकार के पास बड़ा पेच फंस गया है। साउथ इंडिया वाले इस बात को मानना नहीं चाहते। तमिलनाडु में बीजेपी और हार गई। अब कैसे कांड होगा? ये बनेगा कैसे? माहौल बनेगा कैसे? ये माहौल बन नहीं पा रहा है, तो इसे कहते हैं परसीमन। लेकिन परसीमन होना चाहिए, संविधान में लिखा है परसीमन होना चाहिए। अब आपकी समझ आया परसीमन क्या है? तो 84वां संविधान संशोधन से 2026 तक बढ़ाया था परसीमन को। अब एक बात याद रखना, एक टेक्निकल सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो, हमारे कंट्री में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है, राज्यसभा में परसीमन नहीं होता, लोकसभा में होता है। जो हमारे कंट्री में लोकसभा की सीटों की संख्या है, लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2026 तक निश्चित करी गई। ठीक है, 26 तक निश्चित करी गई। पहले तो कब तक करेगी? 2001 तक। कब तक करी गई थी? लेकिन 2001 में, 2002 में क्या किया सरकार ने? संशोधन किया। कौन सा किया? जोर से बोलो। 2002 में। और ये बढ़ा के कब तक कर दी गई? 2026। डन। सीटों की संख्या। लेकिन लोकसभा के क्षेत्रों का परसीमन है। ये तो सीट की बात करी मैंने, सीट। लोकसभा के क्षेत्र हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे बिहार है, तो बिहार में सीटों की संख्या 40 ही रहेगी, दैट इज कंफर्म। लेकिन बिहार के अंदर आप देखेंगे कि बिहार में से जैसे झारखंड बना, क्या बना? तो बिहार में जो क्षेत्र है वो चेंज हुए कि नहीं हुए? भाई सीटों की संख्या 40 ही रही, लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई क्षेत्र, आपकी सीट पहले पूर्णिया में आती थी,
अब वो कट के किसी और में चली गई। तो जो लोकसभा क्षेत्र है, क्षेत्रों का परिसीमन यानी एरिया, जैसे मान लो आपकी क्लास पूरा बिहार है, तो मैंने कहा आपकी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटें, डन। तो आपकी सीटें 10 ही रहेंगी, ये 1971 जनसंख्या के आधार पर सीटें 10 रहेंगी 26 तक। लेकिन जो मैंने एरिया अभी ये दिया 1 नंबर, मैं कह रहा हूं 1 नंबर एरिया ये नहीं होगा, 1 नंबर एरिया वहां तक होगा, 2 नंबर एरिया वहां तक होगा। तो जो एरिया में क्षेत्र चेंज कर रहा हूं आपकी क्लास का एरिया, ये एरिया चेंज हुआ है ना, ये क्षेत्रों का जो परिसीमन हुआ है, ये 87वें संविधान संशोधन से 2001 की जनसंख्या के आधार पर, किस पर है? कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? क्षेत्रों का परिसीमन और सीटों का परिसीमन 1970 ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। ऐसा सवाल अगर आएगा तो आप कर नहीं पाते, लोगों को पता है सिर्फ 84वां। क्षेत्रों का परिसीमन अलग है और सीटों का परिसीमन अलग है। आपको दोनों बातों को विशेष तरीका से समझना होगा। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर सीट पूछ रहा है, ये क्षेत्र पूछ रहा है, या एग्जामिनर सीट पूछ रहा है? सीटों का परिसीमन का जो आधार है वो 1971 जनसंख्या है और क्षेत्रों का परिसीमन का आधार 2000। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है सर 2001 में परिसीमन हुआ, हाँ बेटा हुआ, लेकिन 2001 में सीटों को नहीं छेड़ा गया, क्षेत्रों को छेड़ दिया गया। आया समझ? आया समझ? तो जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है और सीटों को नहीं छेड़ा गया है। आया समझ? इसे कहते हैं परिसीमन। क्या कहते हैं? परिसीमन। आ गया समझ? लिखोगे इसको? चलो लिखे। आर्टिकल 82, लोकसभा की सीटों का, लोकसभा की सीटों का प्रत्येक जनगणना के बाद, लोकसभा की सीटों का प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होगा। लोकसभा की सीटों का, ये कौन सा पता नहीं चाय लाए हो तुम, अजीब सा लगता है पीने में। बोला नहीं है चाय खत्म हो गया? डेली लाते रहते हैं। लोकसभा की सीटों का, लोकसभा की सीटों का, लोकसभा की सीटों का प्रत्येक जनगणना गणना के बाद, लोकसभा की सीटों का प्रत्येक जनसंख्या की गणना के बाद, लोकसभा की सीटों का प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन होगा। डन? डन? अब ये वाला चार्ट बनाओ। एक तरफ लिखो जनगणना परिसीमन और परिसीमन आयोग, बस ये वाला डेट वाला, फिर ये लिखा दूंगा मैं, ये सब मत लिखना, जो लाल वाला है वो मत लिखना। डोंट राइट विद रेड पेन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राधा नारायण वासुदेव। चलो भैया लिखो। भाई पंखा चलाओ ना, क्या दिक्कत है? लाइट नहीं आ रही? लाइट चली गई है। तुमने यूसीसी में मैंने कुछ पढ़ाया था, देखा तुमने यूसीसी? कहां तुम काम की चीज नहीं देखते हो, कुछ नहीं देखते तुम लोग। नहीं लाल नहीं लिखना है, लाल चीज खराब है।
लिखा? क्या लिखा? लिखे? अब लिखे, पैराग्राफ में लिखे प्लीज, लिखाइए सर, नींद आ रही है। अरे नींद भगाने का एक ही साधन है, नींद भगाने का एक ही साधन है, किसी से प्रीत कर लो। है? अबे गधे किताबों से, क्योंकि मोहब्बत नींद और चीन दोनों उड़ा देती है। क्या? नींद और चैन दोनों उड़ा देती है। तो वो एक लाइन है ना, मत झुको किसी के सामने इतना, मत झुको किसी के सामने, ज्यादा झुकने से पत्थर भी देवता हो जाता है। सामने झुकने से पत्थर भी, अगर किसी के सामने इतना झुकोगे तो फिर इंसान भी बेवफा हो जाएगा। आया ना? लाइन मुझे सही से याद नहीं आ रही, इसका शेर है, वो कहते हैं कि मत झुको, लाइन मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही, वो बड़ी अच्छी लाइन है, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर भी, इतना मत चाहो उसे वो भी बेवफा हो जाएगा। जल्दी बनाया। लिखे, लोकसभा की सीटों की जनसंख्या, लोकसभा की सीटों की संख्या, जनसंख्या नहीं, लोकसभा की सीटों की संख्या, सीटों की संख्या को 1971 में, 1971 में, 1971 में 2001 तक, 2001 तक निश्चित कर दिया गया, 2001 तक निश्चित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया लिखो 2001 की जनगणना की में के बाद, लिखो 2001 की जनगणना के बाद, लाइट आ गई, 2001 की जनगणना के बाद, 2001 की जनगणना के बाद सरकार ने 84वें, सरकार ने 84वें संविधान संशोधन से, 84वें संविधान संशोधन से लोकसभा की सीटों को, लोकसभा की सीटों को 1971 की जनसंख्या के आधार पर, 1971 की जनसंख्या के आधार पर सन 2026 तक निश्चित कर दिया गया, सन 2026 तक निश्चित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। अरे हां या ना? डन। चलिए अब लिखें, एक लाइन डाल के, नोट डाल के लिखें, लोकसभा की सीटों का, सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर है, लोकसभा की सीटों की संख्या
71 की जनसंख्या के आधार पर है 84वें संविधान संशोधन 2002 से 2002 से 2002 से डन। लिखें, लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन, लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन 87वें संविधान संशोधन, लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन 87वें संविधान संशोधन 2003 सॉरी 2002 सही है, एक नहीं सही है, 87 में 2000 के आधार पर के आधार पर 2001 की जनगणना से 2001 की जनगणना से निश्चित किया गया है, निश्चित किया गया है 2001 की जनगणना से निश्चित किया गया। लिखें, सरकार के द्वारा, पैराग्राफ चेंज, सरकार के द्वारा परिसीमन के संबंध में कौन सा विधेयक आया अभी 131वां, सरकार के द्वारा परिसीमन के संबंध में 131वां विधेयक आया, लेकिन वह पारित नहीं हो सका, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। डन, डनाडन बोलो, अरे हाँ या ना, पारित नहीं। और डालो हेडिंग परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशनर्स अस्ते, परिसीमन आयोग लिखो। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं, इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किसी भी न्यायालय में, सॉरी परिसीमन आयोग के निर्णय को ना, परिसीमन आयोग के निर्णय को, परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, डन। परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो परिसीमन आयोग कह देगा वो बात फिक्स है, उसको किसी भी न्यायालय में क्या नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दे सकते। अरे हाँ या ना, डन, डनाडन। इसको बॉक्स से बंद कर दो, बॉक्स से बंद कर दो कि सुप्रीम कोर्ट के जो है परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती, ये काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में से ये पूछा जा सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी रेज्ड, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, वेरी गुड। अब लिखें
भारत में जो प्रसीमन आयोग बने उसके अध्यक्ष कौन थे? लिखो, प्रथम प्रसीमन आयोग के अध्यक्ष, प्रथम प्रसीमन आयोग के अध्यक्ष एम चंद्रशेखर थे ना? हाँ, प्रथम प्रसीमन आयोग के अध्यक्ष एम चंद्रशेखर, एम चंद्रशेखर। प्रथम प्रसीमन आयोग कब बना था ये? 1952 में। कौन थे इसके? एम चंद्रशेखर। और 2002 में जो बना उसका याद रखना चाहिए आपको, इसके थे कुलदीप सिंह। कौन थे इसके? कुलदीप सिंह, ये इसके अध्यक्ष थे प्रसीमन कमीशन के। डन डन डन, बोलो कौन थे? कुलदीप सिंह। अब आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, अभी जम्मू कश्मीर में प्रसीमन हुआ था, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? रंजना प्रसाद देसाई। करंट अफेयर्स में पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? लिखो एक बार। अभी हाल ही में, अब तो हाल ही नहीं हुआ, समय हो गया, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में परिसीमन कराया गया। तो ये कौन से आर्टिकल में हुआ होगा? आर्टिकल 170 में। विधानसभा क्या है ना, जिसकी अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई, जिसकी अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई थी। कौन थी? रंजना प्रसाद देसाई। अरे हाँ या ना? कौन है रंजना प्रसाद देसाई? प्रसीमन खत्म हो गया। डन। हाँ, प्रसीमन हर जनगणना के बाद होना चाहिए, लेकिन बेटा याद रखना है 1971 के बाद नहीं हुआ। यानी आप ये कह सकते हो प्रसीमन का गैप कब लगा? 1981 में, 1991 में, बस 2 बार प्रसीमन, और एक में हुआ है पर क्षेत्रों का हुआ है, जनसंख्या का नहीं। एक के बाद फिर, तो एक के बाद 2020 नहीं, 2011 नहीं आएगा दे, 2011 में नहीं हुआ, और 11 के बाद जनसंख्या गणना ही नहीं हुई, तो प्रसीमन कहां से होगा? बोलो, हुआ प्रसीमन? नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते, अब डालते राज्यसभा की सीटों की संख्या। डालो राज्यसभा। क्या डालो? राज्यसभा। मुझे लगता है आपकी समझ में प्रसीमन आ गया सही से। आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? डन। चलो अब डालो जनसंख्या की गणना। राज्यसभा क्या हो गया मुझे आज? राज्यसभा। देखो राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 80। राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं? लिखो इसके नाम, लिखो। उच्च सदन, राज्यों का सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन, वरिष्ठ सदन, बुजुर्ग सदन, स्थायी सदन, और क्या नाम है? शिक्षित सदन, और क्या नाम है? हैं? बस यही नाम है इसके। उच्च सदन, राज्यों का सदन, वरिष्ठ सदन, बुजुर्ग सदन, स्थायी सदन, इतने सारे इसके नाम हैं। डन। राज्यसभा को इतने सारे नामों से जाना जाता है। वरिष्ठ सदन, विशेषज्ञों का सदन। विशेषज्ञों का हो गया, लिख लो। विशेषज्ञों का सदन, विशेषज्ञों का सदन, हाउस ऑफ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं इसको, हाउस ऑफ एक्सपर्ट्स। अब राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें कि राज्यसभा में कितनी सीटें है? क्या है राज्यसभा की सीटों की संख्या? सीटों की संख्या
देखो, राज्यसभा की सीटों की संख्या को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या और राज्यसभा की सीटों की वर्तमान संख्या। अधिकतम संख्या और वर्तमान संख्या। अरे बोलो हाँ। अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 238 प्लस 12। 238 संख्या है ये राज्यों से प्लस यूटी से, और 12 सदस्य होते मनोनीत। क्या होते? और ये है वर्तमान संख्या है 245, जिसको हम बांट सकते हैं दो पार्ट में। 233 प्लस 12 जो 12 व्यक्ति होते हैं इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्या करता है? और जो 233 है ये कैसे होते हैं? निर्वाचित। कैसे होते हैं? अब मनोनीत करता है तो मनोनीत कैसे करता है? देखो, ये मनोनीत होते हैं। मनोनीत कैसे करता है? तो ये मनोनीत करता है 12 सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के आधार पे। समाज सेवा के आधार पे गुरुजी कौन से आर्टिकल में करता है मनोनीत? तो ये करता है अनुच्छेद 80 के 3 में। आर्टिकल 80 का क्लॉज 3। अरे बोलो हाँ या ना। लिखो, लिखें, बना लो ऐसी। राज्यसभा की सीटों की संख्या या संरचना। राज्यसभा की सीटों की संख्या या ऐसे बोलेंगे संरचना। क्या बोलेंगे? संरचना। डन। अधिकतम 238 प्लस 12, निर्वाचित 233 प्लस 12। यहां तक लिख के मैं बोल दूंगा। डन। इसको मैं बोल दूंगा। डन। हरे कृष्ण हरे राम। सर मैं मनोनीत सदस्य भी पीएम बन सकते हैं ना? क्यों नहीं बन सकते? सब बन सकते हो। किस आधार पर मनोनीत करता है? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। अब लिखो, राज्यसभा में राष्ट्रपति नहीं बन पाया, बनाइए ना जी। क्या आप लोग भी। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के आधार पर मनोनीत करते हैं। मनोनीत करते हैं। अरे हाँ या ना? अनुच्छेद 80 3 में। अनुच्छेद 80 3 में। अरे हाँ या ना? बोलो। अनुच्छेद 80 3 में। डन 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 डन। अब लिखो, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। बना दो ऐसे ही। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। देखो, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनकी भी संख्या होती है इसमें। वो दोनों होते हैं। प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या। डन। क्योंकि इसमें राज्यों की भी सीट है और इसमें इनकी भी सीट है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कितने राज्यों में विधानसभा है? कितने यूटी में विधानसभा है? 3 यूटी में विधानसभा है। कितने यूटी में?
क्योंकि जहां जहां विधानसभा होगी, विधानसभा कहाँ है? दिल्ली में, तो दिल्ली की सीटें हैं 3। विधानसभा कहाँ है? J&K में, तो इसकी सीटें 4। विधानसभा कहाँ है? पुदुचेरी में, कहाँ है? तो इसकी सीटें 1। लिखे 1 1। फिर वर्तमान में 5 सदस्य कैसे कैसे हो गया, कम कैसे हो गया? वही इसकी सीटें भी आरक्षित है। डन, बोलो। डनाडन, अरे बोलो डन डनाडन, डन डनाडन कि नॉट डनाडन। अब बात करते हैं इनमें चुनाव कैसे होता है, फिर योग्यताओं की बात करेंगे। पहले योग्यता की बात कर लें, पहले चुनाव करा लेते हैं, फिर अवधि की बात करेंगे। सुनो, अब डालो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। डन। अब देखो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, सुन लो। पहले आप ना लोकसभा राज्यसभा का चुनाव ऐसे लिख दो, हेडिंग डाल दो, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा का चुनाव समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है। लोकसभा राज्यसभा का चुनाव, देखो चुनाव कैसे होता है। अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें, पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। देखो सुन लो ध्यान से, लोकसभा का जो चुनाव है प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा चुनाव है? देखो लोकसभा का चुनाव क्या होता है कि जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और डायरेक्ट चुनाव है। लोकसभा के चुनाव का तरीका जो होता है वो कैसा होता है? अग्रताई विजेता प्रणाली। क्या होता है? अग्रताई विजेता प्रणाली। अग्रताई विजेता प्रणाली का मतलब क्या है? अग्रताई विजेता प्रणाली का मतलब है फर्स्ट पास दी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। यानी जिस आदमी को ज्यादा मत मिला, जिस आदमी को ज्यादा मत मिला वो आदमी चुनाव जीत जाता है। जिसको ज्यादा मत मिला वो आदमी इलेक्शन क्या करेगा? जीत जाएगा। और जिसे कम मत मिला वो चुनाव, मतलब है? अरे राज्यसभा की सीटें इन तीनों में विधानसभा है ना, तो जहां विधानसभा होगी वहीं तो सीटें होंगी। हाँ राज्यसभा की सीटें और किसकी सीटें हैं? डन। चलो अब सुनो, तो अग्रताई विजेता प्रणाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव में उसको वोट मिलती है जिसका 50% ज्यादा बहुमत हो। यहां क्या होता है, मान लो, सुनो इसे कैसे कहते हैं। मान लो आपके पास कैंडिडेट है 100 लोग वोटर है। डन। अब एक आदमी को मिली 40 वोट, एक आदमी को मिली 30 वोट, एक आदमी को मिली 20 वोट, एक को मिली 10 वोट। तो चुनाव कौन जीता? ए जीता या बी? कौन जीता? ए। जो अब यहां क्या होता है अग्रताई विजेता प्रणाली में, यहां वोट परसेंट नहीं देखते, यहां देखते हैं ज्यादा वोट किसको मिली है। चाहे वोट, अब देखो अगर इसको समझोगे तो 60 लोगों ने इसे रिजेक्ट किया है। 60 लोग चाहते ए नेता ना बने, पर 40 चाहते बने, तब भी नेता कौन बना? ए। इसे कहते हैं फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। इसका चुनाव ऐसे होता है लोकसभा का। आया समझ में? आया। राज्यसभा का जो चुनाव है, राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पे, किस पर है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब जब ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा तो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष? जोर से बोलो। तो लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में वोट कौन डालता है? राज्यसभा के चुनाव में वोट डालते हैं एमएलए। कौन डालते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य। कौन डालते हैं? यानी आप लोग नहीं डालते। कौन डालते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य डालते हैं। तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। 2003 से इसका इलेक्शन जो है वो खुला मतदान है, क्लोज मतदान है? खुला। कैसा मतदान है? ये खुला मतदान है। राज्यसभा के चुनाव में आप जब वोट करोगे तो आपको दिखा के वोट करना पड़ेगा कि मैं अपना वोट इस आदमी को कर रहा हूं। इसे कहते हैं खुला मतदान। क्या कहते हैं? तो राज्यसभा का जो चुनाव है वो खुला मतदान है, और लोकसभा का चुनाव जो है वो गुप्त मतदान है। आप बिना दिखाए वोट करते हो। तो राज्यसभा का वोट पड़ता कैसे? राज्यसभा का वोट पड़ता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। यानी एमएलए होता है, एमएलए सुनो इसको कैसे बनाते हैं। देखो जो एमएलए होगा, एमएलए
अब एमएलए के पास क्या होता है, जो एमएलए आएगा ना, उस एमएलए के पास राष्ट्रपति की तरह निर्वाचन पत्र होता है, उसमें वो चॉइस भरता है। क्या भरता है? तो इसका चुनाव चॉइस बेस होता है, यानी चॉइस के बेस पे इसका इलेक्शन होता है। आई बात समझ में? यानी जैसे जैसे चॉइस होगी वैसे वैसे इसका चुनाव होगा। लेकिन इसका चुनाव सिंपल होता है, एक आदमी को एक वोट देना है और इसमें एक आदमी को एक से ज्यादा बार मत देना है। आया समझ में? तो जिस राज्य में जिसकी विधानसभा की सीटें होंगी, क्यों मोदी जी करते रहते हैं बार बार यूपी जीतो बिहार जीतो? क्योंकि अगर मोदी जी का बहुमत लोकसभा में आ गया तो सरकार किससे चलती है? सरकार चलती है लोकसभा से। अगर मोदी जी का बहुमत यहां पर है तो मोदी जी को कोई गिरा नहीं पाएगा, मोदी जी हमेशा स्टैंड रहेंगे। अरे हाँ या ना? लेकिन अगर मोदी जी का बहुमत यहां पर नहीं है तो मोदी जी गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? बोलो। अगर मोदी जी का बहुमत यहां पर है तो मोदी जी को कोई गिरा नहीं पाएगा। अगर मोदी जी का बहुमत यहां पे नहीं रहा तो गिरेंगे नहीं गिरेंगे? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? मोदी जी गिर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? तो ये जो चुनाव होता है ये खुला मतदान होता है। इसका इलेक्शन होता है कैसे? देखो इसका इलेक्शन कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले आप इतना लिख लो, उसके बाद लिखाएंगे। लोकसभा राज्यसभा का चुनाव लिखो। लोकसभा में लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। तरीके से होता है आम जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मतदान किया जाता है। डन। पॉइंट नंबर 2, इसे अग्रताई विजेता प्रणाली, इसमें जैसे अग्रताई विजेता प्रणाली कहते हैं। अग्रताई विजेता प्रणाली यानी फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, जिसमें फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम बोल दिया मैंने, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, एक ही बात है, आप याद कर लोगे पास्ट और पोस्ट को, जिसमें सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाला, सर्वाधिक बहुमत या मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजेता घोषित हो जाता है। सर्वाधिक मत या बहुमत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजेता घोषित हो जाता है। इसमें सीटों, इसमें सॉरी, इसमें मत प्रतिशत का कोई मूल्य नहीं होता। इसमें मत प्रतिशत का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है? क्या देखा था? वोटों की संख्या, ज्यादा नंबर जिसको मिला वो जीत गया, चाहे उसे मिलते 5 आदमी खड़े हो जाते, इसको मिलते 10 वोट, तब भी ये जीतता। आया ना? अरे बोलो, इसमें इसमें कितना मांगता है? 50% प्लस। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? राष्ट्रपति याद आ रहा है? अब लिखो राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।
इसमें राज्य विधानसभा के एमएलए सदस्य, उन्हीं कहते हैं सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए मत डालते हैं कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, मत डालते हैं। डन। कौन डालते हैं? एमएलए मत डालते हैं। कौन डालते हैं? यह एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर आधारित है। कितना वोट चाहिए? चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए 50% +1 का बहुमत चाहिए। 50% +1 का बहुमत चाहिए। कितना चाहिए बेटा? +1 का बहुमत चाहिए। डन। एकल संक्रमण ही होता है। लिखो, यह 2003 से, यह 2003 से खुला मतदान है। खुला, खुला मतदान यानी वोट दिखा के देना होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। अब मान के चलो कि सरकार है कांग्रेस की, पर कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया? बीजेपी को वोट दे दिया। अब पता चला नहीं किसने दिया भाई। अरे पता नहीं चला ना। मान लो किसी राज्य में सरकार है बीजेपी की, डन। वहां मान लो 50 कांग्रेस के विधायक हैं या किसी और पार्टी के विधायक हैं। अब 50 विधायकों ने क्या किया? उन लोगों ने, कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट कर दी राज्यसभा में, तो राज्यसभा बीजेपी जीत गई। अब ये समझ में नहीं आया किसने वोट किया। भाई विधायकों ने किया। अब वो कहेगा मैंने तो नहीं किया, इसने किया। वो कहेगा मैंने नहीं किया, इसने किया। तो अब क्या करते हैं, जब विधायक वोट डालते हैं ना, तो अपनी पार्टी कांग्रेस को या बीजेपी को दिखा के डालते हैं, देखो ये हमारा बटुआ है और हम यहां दे रहे हैं। समझे? इसे क्या कहते हैं? खुला मतदान। क्यों? अगर विधायक ने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? विधायक क्या पता है वो केंद्र में बीजेपी को वोट दे रहा हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। विधायक क्या करते हैं? वोट देते हैं दूसरी पार्टी को। राज्य में दूसरी पार्टी के विधायक हैं और वो बोलते किसी और ने दिया, हमने। तो खुला मतदान होता है। अर्थात विधायक को अपना मत दिखा के वोट देना होता है। अर्थात विधायक को अपना मत दिखा के वोट देना होता है। विधायक को अपना मत दिखा के बटुआ देना होता है। अरे बोलो हाँ या ना। डन 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 नमस्ते। वोट देना होता। आया समझ? यहां तक आया या नहीं? बोलो। अब चुनाव इसका होता कैसे पता है आप लोगों को? सीटें कैसे खाली होती हैं? चुनाव का तरीका बताऊं आपको। चुनाव कैसे होता है राज्यसभा का और लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा चुनाव में जनता वोट डालती है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? लिखो, राज्यसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचक मंडल होता है। राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल होता है। डन। और चुनाव कब होता है? प्रत्येक दूसरे वर्ष। लिखो, प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता है। यह आनुपातिक होता है नहीं होता है? लिखो, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। यह आनुपातिक
प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। तो बताओ फिर कैसे चुनाव होता होगा? चुनाव होता कैसे होगा? मान लो एग्जाम्पल समझ लोगे? तुम्हारे पास दिमाग है समझने लायक? पक्का? फ्यूज तो नहीं हो जाओगे? ये जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये तुम अपने यहाँ के किसी भी एमएलए से पूछोगे, उसको नहीं पता होगा। देखो कैसे होता है चुनाव, होता कैसे? तुम एमएलए छोड़ो, तुम किसी से पूछना, ज्यादातर लोग उससे फ्यूज हो जाएंगे। पंखा बंद करना है? अबे गधे। देखो चुनाव कैसे होता है, सुनो। मान लो बिहार है, तो बिहार में कितनी सीटें? कितनी सीटें? जोर से बोलो, कितनी सीटें? अब बिहार में 16 सीटें राज्यसभा की। एग्जाम में नहीं आएगा ये, पर तुम समझ लो, एग्जाम में नहीं आएगा, समझ में आना चाहिए बस। और एग्जाम में आया तो होगा भी नहीं, और होगा तो अब होगा, समझ के। यहां देखो 16 सीटें तो ऐसे बांटते हैं 5, 6 प्लस 5, यानी जैसे बिहार में राज्यसभा का चुनाव 2 साल में होता है, अभी हुआ था, तो अभी कितनी सीटों पे चुनाव हुआ था? 5 पे हुआ था। कितनी पे हुआ था? 5 सीटों पे चुनाव हुआ था। और अगली बार कितनी पे होगा? 6। अगली बार कितनी पे होगा? 5। ऐसे करके चुनाव होता है। जैसे यूपी में सीटें कितनी? 31। कितनी है? तो पहले होगा 10 पे, फिर होगा 11 पे, फिर होगा। आया समझ? आया समझ? तो बिहार में 5 सीटों पे चुनाव होगा। कितनी सीटों पे होगा? क्योंकि हर 2 साल बाद चुनाव होता है इसका। और जब 2 साल में चुनाव होगा तो 5 सीटों पे चुनाव होगा। अब मान लो 5 सीटें हैं, अब 5 सीटें, 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 5 खाली सीटें। कितनी सीटें? तो ये 5 सीटों पे कैसे वोट डलेगा? सारे विधायक वोट डालेंगे? डालेंगे सारे विधायक वोट, तो वोट डलेगा कैसे? यानी इसे वैल्यू कैसे निकलेगा, अनुपात कैसे निकलेगा? इसमें क्या होता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, देखो कैसे होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, सुनना कैसे। जैसे राज्य की कुल विधायकों की संख्या, राज्य में कुल विधायकों की संख्या, राज्य के कुल विधायकों की संख्या। अब जैसे विधायकों की संख्या की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल उसके नीचे आप भाग देंगे रिक्त सीटों की संख्या। रिक्त सीटों की संख्या, जो भी रिक्त सीटों की संख्या है, +1 +1 +1। रिक्त सीटों की संख्या +1 +1। देखो कैसे, मान के चलो जैसे बिहार है, तो बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है? 200। और अब सीटें कितनी खाली राज्यसभा में? बोलो, कितनी सीटें खाली हैं? 5। राज्य में रिक्त सीटों की संख्या विधानसभा मतलब उसकी कितनी सीटें खाली हैं? 5। तो 5 में +1 जोड़ दो, कितना हो गया? 6। कितना हो गया? तो आप क्या करो, 6 से भाग दो, इसमें 2 कितना आ रहा है? बोलो, 40 बताओ कितना आ रहा है? 40 अब 40.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो यहां +1 था ना, प्लस क्या था? 1। तो जैसे 40.5 अगर आया तो 40.5 में आप 1 जोड़ दोगे, कितना हो गया? 41। कितना हो गया? यानी बिहार में एक राज्यसभा की सीट, एक राज्यसभा की सीट अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको 41 एमएलए चाहिए। कितने एमएलए चाहिए? आया समझ? कितने चाहिए? तो इस बार कितनी सीटें थी? 5। तो अगर 41 एमएलए पे एक सीट चाहिए तो बीजेपी कितने एमएलए? कितने? अरे बीजेपी कितने एमएलए? अब तुम समझ गए ना, यानी जितने एमएलए बीजेपी के हैं और आरजेडी की उतनी सीटें उसके बाद चली गई हैं। नहीं समझ आई बात? तो इसका चुनाव ऐसे होता है, इसका इलेक्शन ऐसे होता है, जितने जिसके एमएलए उतनी उसकी सीटें। 41 एमएलए पे एक राज्यसभा की सीट निकलेगी बिहार में, 200 सीट नहीं। अबे राज्यसभा की सीट कितनी है? 16। तो 41 एमएलए पे 1, 41 पे 1, तो 16 गुणा 41 करो। कहने का मतलब है कि अब राज्यसभा की सीट अगर निकालोगे एक, जैसे इस बार चुनाव हुआ, उसको गुणा को छोड़ो तुम,
इस बार चुनाव हुआ तो 41 एमएलए चाहिए एक पार्टी को एक सीट निकालने के लिए। अरे हां या ना? तो मुझे लगता है बीजेपी के पास कितने एमएलए? 89। और जेडीयू के पास 85। तो 80-80, 90-90, 180 मान लो। तो 180 मतलब 4×3=12, 4×4=16। तो करीब 4 सीटें इन्हीं की निकली होंगी। पांचों निकल गई है। क्यों निकल गई पांचों? क्योंकि सीटें इनकी ज्यादा होगी ना, पूरे पूरे इन्हीं के आ गए। पांचों सीटें इनकी निकल गई। हाँ या ना? अगली बार जब चुनाव होगा, सुनो, अगली बार जब चुनाव होगा तो उसमें एक सीट हो सकता है किसकी जाएगी? आरजेडी की जाएगी और गठबंधन की जाएगी। आया समझ में? तो लिखो, लिखे, राज्यसभा का चुनाव कराने के लिए, राज्यसभा का चुनाव कराने के लिए विधायकों के मत का मूल्य निकाला जाता है। विधायकों के मत का मूल्य निकाला जाता है जिसका एक फॉर्मूला होता है, जिसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है, लिखो बराबर, राज्य की कुल विधायकों की संख्या। हाँ, 41 एमएलए ने नीतीश कुमार को राज्यसभा का सदस्य बनाया, एकदम सच है। राज्य की कुल विधायकों की संख्या भागित, राज्य की कुल विधायकों की संख्या भागित रिक्त राज्यसभा की सीटों की संख्या, रिक्त राज्यसभा की सीटों की संख्या +1, नीचे नीचे +1 और बीच में +1, बीच में +1। अरे हाँ या ना? डन। तो लिखे आगे अब कैसे? जैसे 243 बिहार का एग्जाम्पल है, 243 डिवाइड बाई 5 +1 +1। हो सकता है तुम्हें भी चुनाव कराना पड़े। +1 ऊपर बीच में +1। डन। तो कितना हो गया? फॉर्मूला लिख दो आप। प्लस हो गया 41। कितना हो गया? अतः बिहार में 41 विधायकों के 41 विधायकों के बिहार में 41 विधायकों के द्वारा एक राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। 41 विधायकों के द्वारा एक राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। डन। डनाडन। लिखो, लोकसभा में, अब पैरा चेंज करके, समझ आ गया इतना नहीं आया? लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि का प्रावधान है। जहां सामान्य को जनरल कैटेगरी, जहां सामान्य को जनरल कैटेगरी को 25,000 रुपए, जहां सामान्य को जनरल कैटेगरी को 25,000 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति को
12,500 रुपए, 12,500 रुपए जमा करने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं। डन डन। अब देखो एक चीज और याद रखो, लोकसभा में जो सीटें होती है उसमें आरक्षण होता है, हाँ या ना? तो लिखो लोकसभा में, मैं देखो पहले समझा देता हूं, सुन लो। एक आर्टिकल है 330, सुन लो एक बार में। आर्टिकल है 330। आर्टिकल 330 में यह कहा गया है, गौर से सुनना पूरे ध्यान से, कि लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है, कहां कह रहा है मैंने? लोकसभा में। लोकसभा में एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण होगा। क्या होगा? एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण होगा। डन। और ये आरक्षण जो है ना, ये 10 साल के लिए होगा। कितनी साल के लिए? आया समझ? ओबीसी का आरक्षण नहीं है। ये कहा गया कि एससी एसटी की सीटों का आरक्षण होगा, और ये आरक्षण 10 साल के लिए होगा। कितनी साल के लिए होगा? 10 साल के लिए आरक्षण रहेगा। एससी एसटी का आरक्षण रहेगा 10 साल के लिए। अब ये 10 साल के लिए, तो जैसे देखोगे हमारे कंट्री में जो एससी की सीटें हैं, इन पे एससी की सीटें जो है करीब 84 सीटें एससी की हैं, और एसटी की देखोगे तो 47 सीटें एसटी की हैं। किसकी हैं? एसटी की। ये आरक्षित है। अब 10 साल का आरक्षण रहेगा। अब क्या किया गया, क्या किया गया, और इसमें 330 में आरक्षण इनका है, और आर्टिकल 331 में आंग्ल भारतीय का आरक्षण है। किसका आरक्षण है? जोर से बोलो। किसका आरक्षण है? आंग्ल भारतीय का आरक्षण है। तो ये भी 10 साल का आरक्षण है। तो यानी एससी का, एसटी का प्लस आंग्ल भारतीय का आरक्षण कितने साल का था? जोर से बोलो। अब हर 10 साल करके आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, हर 10 साल करके। 10 साल करते 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 ये 2020 तक के लिए आ गया। डन। लेकिन 2019 में सरकार ने 104वां संविधान संशोधन किया, और 104वां संविधान संशोधन करके एससी एसटी का जो आरक्षण है, सुन लो, एससी एसटी का जो आरक्षण है ये 2030 तक आगे बढ़ा दिया, और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है उसे आगे नहीं बढ़ाया। अब आया समझ में? आया समझ में? तो लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। एससी और एसटी का आरक्षण है जो 2030 तक के लिए क्या बढ़ गया? आगे बढ़ गया। अब सरकार ने जो महिला आरक्षण की बात करी है, वो इसी आर्टिकल 330 में, आर्टिकल 330 ए जोड़कर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। किसको दिया गया? और महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया? 33%। कितना दिया गया? कि 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित रहेंगी? किसके लिए आरक्षित रहेंगी? महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। आया बात समझ में? तो लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है 10 साल के लिए। बात समझ आई नहीं आई? ये 10 साल वाली आपने बात सुनी होगी ना, वो यही लागू होती। 10 साल का आरक्षण है, ये 10 साल के बाद आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। अभी 2030 तक हमारे देश में आरक्षण रहेगा। 2030 के बाद क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। अभी एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण है, आपने ओबीसी का नहीं सुना होगा। एससी एसटी सीटें आरक्षित रहती है हमारी कंट्री में। डन। और अगर महिलाओं का आरक्षण लागू हुआ तो उसका आर्टिकल 330 ए होगा। डन। तो आरक्षण के आर्टिकल में बता रहा हूं आपको, आरक्षण के कुछ आर्टिकल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आपको याद रखने होंगे। अगर आप याद कर लोगे तो आपके एक सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक आर्टिकल है 330, एक आर्टिकल है 330 ए, एक आर्टिकल है 331, एक आर्टिकल है 332, एक आर्टिकल है 333। सवाल यहां से देखने को आपको हमेशा मिलेंगे। 330 कहता है कि एससी एसटी का आरक्षण है कहां? जोर से बोलो। कहां कहता है? लोकसभा में। और 330 ए कहता है आरक्षण है महिला आरक्षण। तो महिला आरक्षण कहां है? जोर से बोलो। 331 कहता है एंग्लो इंडियन। किनकी बात करता है? तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण कहां है? लोकसभा में। और 332 कहता है विधानसभा। किसकी बात करता है? तो विधानसभा में किसका आरक्षण है? एससी का, एसटी का। 332 के बाद 333,
ये कहता है विधानसभा में एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। आया बात समझ में नहीं आया? अभी लेकिन देखोगे तो ये और ये आरक्षण नहीं है, इनको रोक दिया गया है। बाकी ये जो आरक्षण है ये वाला, ये 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये भी अपने आप 2030 तक आगे बढ़ गया। अरे हाँ या ना, बोलो तो लिखो जरा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति को 84 सीटें, अनुसूचित जाति को 84 सीटें और जनजाति को 47 सीटें, सैतालीस सीटें सैतालीस सीटें, कितनी सीटें? 47 सीटें आरक्षित है। यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए था। यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया। और 104वें संविधान संशोधन से 104वें संविधान संशोधन से यह आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब एक बॉक्स बनाओ और बॉक्स बना के ये लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। एक बॉक्स बना लो और बॉक्स बना के मैं बोल रहा हूं और आप लिखो आर्टिकल 330। यहां से एक सवाल आएगा ही आता है किसी भी एग्जाम में। आर्टिकल 330 SC ST का आरक्षण लोकसभा में, SC ST का आरक्षण लोकसभा में। यहां से एक सवाल आता है एग्जाम में हमेशा, पर होता नहीं है वो, क्योंकि बच्चों ने इसको एक जगह पढ़ा नहीं होता। आरक्षण लोकसभा में, तीन सौ तीस का ये महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, तीन सौ इकतीस आंग्ल भारतीय आरक्षण, आंग्ल भारतीय आरक्षण, तीन सौ बत्तीस
विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण, तीन सौ 33 विधानसभा में आंग्ल भारतीय आरक्षण, विधानसभा में आंग्ल भारतीय आरक्षण। आज तुम्हारी क्लास होते होते हो गई। आंग्ल भारतीय आरक्षण, अरे हाँ या ना? डन। बारिश में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, चलो डन डन। अब लिखेंगे सदनों की अवधि। इतना ही पढ़ा है आज। पता नहीं, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। उन्होंने चाय वाय मंगाई नहीं। गाड़ी आई हुई है क्या? हेलो, गाड़ी लगी है? अगला टॉपिक हो तो सकता है। गाड़ी लगी है? तो वैसे भी तो 15 मिनट में खत्म नहीं होगा अब टॉपिक। सदनों की अवधि डालोगे हेडिंग? सर लिया खत्म नहीं होगा सर, इसलिए खत्म नहीं क्योंकि सर ऊपर राजनीति करना है, नेता सब को इसलिए खत्म नहीं होगा। चलो, सदनों की अवधि डालोगे हेडिंग? ये चुनाव, पहले आप चुनाव डाल लो। सदनों की अवधि और चुनाव। चुनाव तो हम पढ़ ही रहे थे कैसे होता है। आप डालो हेडिंग सदनों की अवधि। चुनाव तो हमने पढ़ ही लिया ना अभी। सदनों की अवधि, चुनाव तो आपने करा ही लिया। सदनों की अवधि, लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? आर्टिकल 83, आर्टिकल 80। सदनों की अवधि कितनी है? आर्टिकल 83 कितनी है? डन। सदनों की अवधि डन डन डन। इसमें आप लोकसभा समझ सकते हो, राज्यसभा के लिए टाइम नहीं बच पाएगा। ठीक है, लोकसभा को समझ लो। ठीक है, देखो क्या होता है अगर लोकसभा की बात करें। लोकसभा का देखो, लोकसभा की जो अवधि है ना, लोकसभा की अवधि प्रथम बैठक से 5 साल होती है। कितनी होती है? जोर से बोल दो। प्रथम बैठक से कितनी साल? 5 साल। प्रथम बैठक से 5 साल इसकी अवधि होती है लोकसभा की। यानी पहली बैठक से 5 साल चलेगी। ये देखोगे तो 42 में संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। कितना कर दिया था? लेकिन 44 में से इसका कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष। कितना हो गया? 5 वर्ष। एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति जो है ना, ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ही कैन डिसॉल्व दी लोकसभा। अच्छा, लोकसभा का जो कार्यकाल है ना, वो आपातकाल में कितनी बार बढ़ जाता है? लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल में एक बार में कितने साल बढ़ता है? अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल, और ऐसे करके कब तक बढ़ सकता है? अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। जैसे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 साल बढ़ा था, 71 से 75, 76, 77, 2 साल बढ़ा, आया ना। और अगर आपातकाल हटेगा तो बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने में समाप्त हो जाता है। सब बातें आपातकाल में आप पढ़ोगे। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितनी साल है? बोलो। और लोकसभा के चुनाव का कार्यकाल कितनी साल है? कितनी साल है? 5 साल। यानी हर 5 साल में लोकसभा में चुनाव होता है। एवरी 5 ईयर लोकसभा में क्या होगा? इलेक्शन होगा, चुनाव होता है। तो लिखें लोकसभा की अवधि। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल पर लाइट नहीं आई क्या? चल रहा है, रुक जाओ। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से कितनी साल होता है? लिखे 42 में संविधान संशोधन से
इसे 6 वर्ष कर दिया गया था, इसे 6 वर्ष कर दिया गया था। चवालीसवें संविधान संशोधन से 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, भंग, अरे हाँ है ना, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। इस तरह उसे अनिश्चित काल तक के लिए, उसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने पर, आपातकाल समाप्त होने पर बढ़ा हुआ कार्यकाल आपातकाल समाप्त होने पर बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने में समाप्त हो जाता है। 6 महीने में समाप्त हो जाता है। डन। कितने साल में समाप्त हो जाएगा? जैसे कार्यकाल आपने बढ़ाया, 2000 मान लो 25 में खत्म होना था, आपने 26 कर दिया, लेकिन आपातकाल घट गया तो फिर वो 25 के 6 महीने बाद 26 में खत्म हो जाएगा। डन। एग्जाम्पल जैसे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, जैसे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 76-77 लिख दो। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 75 से 76, 76-77 ऐसे लिख दो। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 75 से 76 और 76 से 77, कितना हो गया? 77, 2 वर्ष बढ़ा। डन डन। अरे हाँ है ना, लिखे हैं। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 साल बाद लोकसभा का आम चुनाव कराया जाता है। प्रत्येक 5 साल बाद लोकसभा का आम चुनाव कराया जाता। डन 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 डन। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा, लेकिन कल। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। आप लोग आज आए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, काफी डेडिकेटेड बच्चे हो। इसी प्रकार से लगे रहो। आपका डेडिकेशन देख के लग गया है कि यू गाइज आर बोर्न टू बी अ
लीडर, आया ना। डेडिकेशन जो है ना वो आपका अच्छा है। जो नहीं आए गधे उनका भी डेडिकेशन अच्छा है, लेकिन जो आए हैं उनका डेडिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। बिकॉज आपको बता, आपकी एक क्लास है ना, फिर भी बच्चे बेचारे इस बारिश के मौसम में भीग के चल के आए। आई रियली रियली सल्यूट योर डेडिकेशन। एक बार आपको अपने लिए ताली बजा लेनी चाहिए, आया ना। डन। तो ऐसे ही लगे रहोगे तो सफर में एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, आया ना। चलो, थैंक यू बाबा, नमस्कार, जय हिंद।